मणिपुर जल रहा है, अब ये हरियाणा को जलाना चाहते हैं। नेता लोग तो भाषण देकर एक तरफ हो जाते हैं और फिर मरने मरवाने के लिए आम लोग, साधारण जो घरों के बच्चे हैं, उनको छोड़ दिया जाता तीर तलवार छुरे पकड़ाकर। अपने बच्चों के लिए ये मंत्रियों की कुर्सियां, चेयरमैनी की कुर्सियां, विदेशों में अच्छी पढ़ाई, इन्होंने पहले भी हरियाणा को बहुत जलाया, कभी 35 वर्सेस 1 के नाम पर, अब वो धर्म के नाम पर जलाना चाहते हैं। सत्ता के ऊपर काबिज होने की मंशा है ताकि बहुसंख्यक धार्मिक लोगों का ध्रुवीकरण किया जा सके। अब लोगों ने इनसे हिसाब मांगना है। जैसा कि हरियाणा के दक्षिण में मेवात जिले में या उसके आसपास इलाकों में जो हालात बने हुए हैं, ये हालात कोई अचनचेत या अचानक नहीं बने। इसकी पृष्ठभूमि में देश में सत्ता पे विराजमान जो पार्टी है उसका सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जो फार्मूला है, और उसी ध्रुवीकरण के आसरे वह 2024 के चुनाव जीतना चाहते हैं। इसी तरह की आग जो ध्रुवीकरण की है वो मणिपुर जल रहा है, अब ये हरियाणा को जलाना चाहते हैं। इस संबंध में एक तो सत्ता के ऊपर काबिज होने की मंशा है ताकि बहुसंख्यक धार्मिक लोगों का ध्रुवीकरण किया जा सके। इसके साथ लंबे समय के लिए सत्ता पर विराजमान रहा जा सके। इसके साथ ही अन्य जो कारण हैं उनमें से ये है कि जिस तरीके ये पार्टी 2014 में, उसके बाद 2019 में सत्ता में आई और जो जो इन लोगों ने लोगों के सामने वादे किए चुनाव जीतने से पहले, जिसमें करोड़ों रुपया जो है वो योजनाओं में लगाना था, हर खाते में जो ब्लैक मनी या 15 लाख वो आना था, रोजगार हर घर में एक रोजगार देना था, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करनी थी, स्वास्थ्य शिक्षा का बढ़िया प्रबंध करके देना था। ये सारी जो चीजें हैं ये इन्होंने पिछले 10 साल में जो बार बार चुनाव जीतने के समय लोगों के सामने रखी, और हुआ क्या? हुआ बिल्कुल इसके उल्ट। जो थोड़ा बहुत रोजगार था वो भी खत्म होने के कगार पर है, और खास करके जो कॉर्पोरेट सेक्टर या सरकारी सेक्टर का रोजगार है वो तो बिल्कुल ही मरण किनारे है। और इसके साथ नोटबंदी या कोरोना काल में लॉकडाउन, उसमें और भी लाखों लोग जो भारत के हैं वो भूखे मरने के कगार पर आ चुके हैं। और इस सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो गिनाने के लिए, लोगों के बीच में जाने के लिए कोई इनके पास उपलब्धि नहीं जिसको लेकर ये चुनाव में 2024 के चुनाव में लोगों के बीच जा सकें। इसलिए अब लोगों ने इनसे हिसाब मांगना है। जो काला धन बाहर के बैंकों में पड़ा है उसका हिसाब, जो मित्रों को भारतीय बैंकों की राशि है, बीमा कंपनियों की राशि है, वो लुटाई गई और उसके बाद यहां से भागने में उनकी पूरी मदद की गई, उसका हिसाब लोगों ने मांगना है। जो रोजगार की बात करते थे उसका हिसाब लोगों ने मांगना है। सस्ती और बढ़िया शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का रोजगार मांगना है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का जो हिसाब किताब मांगना है। किसानों के कर्जा मुक्ति का और दुगनी आय का हिसाब किताब मांगना है। नौजवानों ने अपनी शिक्षा का हिसाब किताब मांगना है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये 2024 में इनको सामना करना पड़ना था। लेकिन ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि इन चीजों के जरिए जिस तरीके की धार्मिक लामबंदियां की जाती हैं, पीछे भी आपने देखा कि रामनवमी के अवसर पर इन्होंने किस तरीके से दंगे करवाए देश में, और दिल्ली दंगे हुए और अन्य जगह पर दंगे हुए। तो ये लोग अब जो देने के लिए लोगों को इनके पास कुछ नहीं है, जो वादे किए थे उनमें से कोई भी पूरा नहीं किया। तो अब ये लोग 2024 के चुनाव से पहले आपके हाथ में फिर दोबारा मंदिर, मस्जिद, गऊ, मेवात का मामला, हिंदू मुस्लिम का मामला, पाकिस्तान भारत का मामला, ये सारी चीजें दोबारा खड़ी करना चाहते हैं ताकि लोगों को एक जो उनके अधिकार हैं या उनकी जो आवाज है या लोगों को किए हुए वादे ये याद ना आए। इसलिए ये जनता का ध्रुवीकरण करके अन्य जो मुद्दे हैं, भड़काऊ मुद्दे हैं, असल में वो मुद्दे है ही नहीं है, केवल नकली किस्म के मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं। इन मुद्दों के आसरे ये 2024 का चुनाव जीतना चाहते हैं। ये कारपोरेट लॉबी है जो, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनियों के रूप में है, चाहे भारत की कारपोरेट घराने हैं
जिनको इन्होंने देश को लुटाना है। MU साइन हुए पड़े हैं, जंगल पर्वत जल जमीन सब कुछ बेचने पे लगा दिया, एयरपोर्ट एयरलाइंस बेचने पे लगा दी, बीमा बैंक की कंपनियां, रेलवे नेटवर्क रोडवेज, तमाम जो बड़े अदारे थे, माइनिंग कंपनी है, शिपिंग का काम है, ये सारा कुछ प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरह दिया जा रहा है। इवन के सुरक्षा जो है देश की आर्मी है उसमें भी नई नई स्कीमें लाकर उसका भी प्राइवेटेशन किया जा रहा है। तो अब ये माल खजाने जब लोगों को लुटवाने हैं तो निश्चित रूप से लोग इसके खिलाफ खड़े ना हों, उनको किसी एक मुद्दे पे आने ना दिया जाए, आर्थिक मुद्दे पर राजनीतिक चेतना ना उत्पन्न होने दी जाए। इसलिए ये इस तरीके के ब्रिज मंडल यात्रा के जरिए, दूसरी यात्राओं के जरिए, धार्मिक संसदों के जरिए ये जहर उगल रहे हैं और उगलते हुए जहर से ये देश को खत्म करना चाहते हैं और केवल अपना धार्मिक कह सकते हो कि एक तरीके की गोलबंदी करके सांप्रदायिक माहौल बनाकर ये चुनाव जीतना चाहते हैं। अपने जो कारपोरेट घराने हैं उनको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना चाहते हैं। इस सारे यदि वृत्तांत में या सिनेरियो में देखें तो हमें बहुत सुचेत होना पड़ेगा। हमने पीछे एक बात सीखी है किसान आंदोलन से कि जब हम हिंदू मुस्लिम सिख आदि के भेदभाव मिटाकर इकट्ठे होकर एकजुट होकर लड़े तो हमने दिल्ली का मोर्चा फतेह किया, 3 काले कृषि कानूनों को रद्द करवाया। ये इनके अंदर टीस है। ये दिल्ली का जो चुफेरा है, जहां ये मेवात भी उसका हिस्सा है, सोनीपत रोहतक जो इसके हिस्से हैं, इसको बलती हुई जो आग के हवाले करना चाहते हैं और किसानों की बनी हुई एकता, मेहनत कश वर्ग की बन रही आगे और बड़ी मजबूत एकता में दरार पाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमें इनके कह सकते हो कि जो भी इनके क्रियाकलाप हैं इनसे बचकर रहना चाहिए। और खास तौर पर एक बात देखने की है, जो इनकी दंगा करने की उन्मादी भीड़ इकट्ठी करते हैं। नेता लोग तो भाषण देकर एक तरफ हो जाते हैं और फिर मरने मरवाने के लिए आम लोग, साधारण जो घरों के बच्चे हैं उनको छोड़ दिया जाता है तीर तलवार छुरे पकड़ाकर। और उसके बाद जिस तरीके का माहौल पैदा होता है वो आप सभी जानकार हैं। और अपने बच्चों के लिए ये मंत्रियों की कुर्सियां, चेयरमैनी की कुर्सियां, विदेशों में अच्छी पढ़ाई, उस प्रबंध करने में लगे रहते हैं। लेकिन जो तीर तलवार छुरे बर्छे ये पकड़ाए जाते हैं आम जनता के बच्चों के हाथों में। इसलिए मैं हरियाणा की आम जनता से भी आग्रह करता हूं। इन्होंने पहले भी हरियाणा को बहुत जलाया, कभी 35 वर्सेस 1 के नाम पर, अब वो धर्म के नाम पर जलाना चाहते हैं। इसलिए मैं भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह की ओर से भी और हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भी आग्रह करता हूं कि जनता इनकी इन चाल को समझे और अपनी सांप्रदायिक सद्भावना की मिसाल पैदा करे। धार्मिक तौर पर एकजुट होकर ही इन नीतियों का मुकाबला किया जा सकता है। नहीं, इन्होंने देश को पूर्ण तरह सेल पर लगा रखा है, जो कुछ बचा उसको भी 2024 के बाद ये बेच देंगे। इसलिए हमें आज के समय में सबसे बड़ी जरूरत है कि हम आपसी एकता को बनाए रखें, दुश्मन को पहचानें और जहां भी संभव हो सकता है एकता के नाम पर, आपसी सद्भावना को मजबूत करने के नाम पर वो करें, ताकि इन ताकतों का, इन वो ताकतें जो लोक विरोधी ताकतें हैं, जो जनता को धर्म जाति के नाम पर बांटते हैं और उनकी कह सकते हो कि उनकी लाशों के ऊपर राज करते हैं। जैसा कि मोनू मनेसर की बात आ रही है कि वो अक्यूज है, वो अपना तलाश है राजस्थान पुलिस को उसकी, लेकिन वो शरेआम घूम रहा है, ना उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। पीछे नासिर और जुनैद हत्याकांड में उसका नाम बोल रहा है। अन्य भी बहुत ऐसे हैं। और आपने अभी भी वीडियो जारी हुई है उसमें देखा है कि एक आदमी किस तरीके से एक बहुत ही मतलब कह सकते हो कि ऑटोमेटिक गन, जो आमतौर पर सुरक्षा बलों के पास ही होती है, आम आदमी का उसका लाइसेंस भी नहीं बनता, उससे फायर कर रहा है। उसको ये बताया जा रहा है कि ये पुलिस का सुरक्षा कर्मी है, लेकिन जिस तरीके का हजूम है वहां, उसको आप देखकर क्या कहेंगे। पुलिस केवल और केवल मूक दर्शक बनी हुई है, क्योंकि सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि ये दंगे रुकें, क्योंकि उनका इन दंगों पे ऊपर ही उन्होंने रोजी रोटी अपनी सेकनी है। इसलिए मैं पुनः आगाह करता हूं हरियाणा के तमाम तरक्की पसंद लोगों को, हरियाणा के तमाम प्रगतिशील लोगों को, तमाम जो सांप्रदायिक सद्भावना में विश्वास रखने वाले लोगों को, वो लोग जो इन सरकार की नीतियों को समझते हैं कि वो आगे आएं और आगे आकर इन सरकार की नीतियों का विरोध करें
और साथ ही लोगों को जागरूक करें। जागरूक करते हुए लोगों को बताएं कि ये दंगे, ये उन्माद किस लिए भड़काया जा रहा है। हम इन सभी चीजों का घोर विरोध करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने धार्मिक स्थानों पर हमले किए और लोगों को किस तरीके से प्रताड़ित किया, ये सब रुकना चाहिए। और सरकारें हैं जो इसको रोकने का यत्न नहीं करेंगी। ये हमारी जो जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है समाज में बनती, उसको हमें करना पड़ेगा और हम उस जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाएंगे।